इंसान के इर्द गिर्द उसके अहम तरीन साथी ज़मीन, हवा, पानी, जंगलात और दीगर जानदार चीज़ें हैं। इन्हीं सब के मिलने से माहौल की बुनियाद पड़ती है। इन सभी का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ भी है। अगर ज़मीन ख़राब हो गई तो इंसान उससे मुतासिर होगा। अगर इंसान का रवैया ज़मीन के तईं बिगड़ेगा तो ज़मीन ख़राब होगी। इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर के आमद ने इस आपसी ताल्लुकात को तहस नहस कर दिया है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में 7वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 14 लेके आए हैं, जिसका उन्वान है आओ हम माहौल बचाएं। आओ हम माहौल बचाएं के ज़िम्न में ये बेहद ही कारआमद और मुफीद एक सबक आपके दरमियान नज़र करने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे शामिलीन ऐसा मजमून आओ हम माहौल बचाएं में एक अहम संगीन मामले पर मसले पर गुफ्तगू की गई है। दरअसल ये माहौलियाती तब्दीलियाँ हमारे लिए बेहद ही पेचीदा मामला दरपेश है। आज हम जाने या अनजाने में अपने माहौल को बिगाड़ रहे हैं और अपने लिए बहुत सारे ख़तरात पैदा कर रहे हैं, मगर हम में से अक्सर इससे बेखबर हैं। अपने माहौल को बचाने के लिए हमें सोचना होगा और कुछ ऐसे काम अंजाम देने होंगे जिनसे हमारा मुआशरा साफ सुथरा और सेहतमंद रहे। सबक 14 आओ हम माहौल बचाएं के हवाले से अभी आप तमाम मुख्तसर तौर पे इस सबक के हवाले से कुछ बातें जान रहे थे। इस सबक के हवाले से किन किन चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, आइए पहले सरसरी तौर पे आपको वादा करा दें। इस सबक के हवाले से सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी देखने वाले हैं। सबक का जो खुलासा होगा वो भी PDF के हवाले से आप तक पहुंचेगा। साथ ही कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं जिसमें हमें अपने माहौल को बचाने के लिए क्या क्या इक़दामात करने होंगे। माहौल बचाना क्या सिर्फ साइंसदानों का ही काम है या शहरी का भी, मुख्तसर नोट तैयार करने हैं। हमारे माहौल को कौन कौन सी चीज़ें आलूदा कर रही हैं। इसके अलावा खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से भरिए और नीचे लिखे हुए जुमलों को गौर से पढ़िए। इसके अलावा इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मंदरजा दिल अल्फाज से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज तलाश कर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इन सवालों के भी जवाब दीजिए, यानी सनअती इनकलाब से हमारे कुदरती वसाइल किस तरह मुतासिर हुए हैं, तफसील से समझाइए। फिर अगला सवाल है तेज़ाबी बारिश किसे कहते हैं और इसके असबाब पर रोशनी डालिए। तीसरे सवाल में हमारे कारखानों और मोटर गाड़ियों से ज़्यादातर कौन सी गैसें खारिज होती हैं। इसके अलावा मंदरजा दिल अल्फाज की ज़िद यानी उल्टा लिखना है। नीचे लिखे अधूरे जुमलों को उनके साथ दिए गए अल्फाज की ज़िद से मुकम्मल कीजिए और ख़ुद करने के लिए यानी अमली सरगर्मी के तौर पे है अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को पेड़ पौधे लगाने, आलूदगी यानी प्रदूषण पॉल्यूशन कम करने और गाड़ियों और कारखानों की जहरीली गैसों को दूर करने के लिए ताकीद कीजिए। और एक पोस्टर बनाइए जिस पर मुख्तलिफ रंगों से लिखिए आओ हम माहौल सजाएं, बच्चों की मुस्कान बचाएं। तो ये तमाम तर सवालों के जवाब इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। नाज़रीन से गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब ये वीडियो इस सबक के हवाले से साथ ही दीगर असबाब के हवाले से भी वीडियो अपलोड किए जाएँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए। साथ ही इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके किसी भी तरह के सवाल मशवरा हैं तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं, यकीनी आप उसका जवाब दिया जाएगा। आइए अब तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बगैर किसी तमहीद के स्क्रीन पे PDF नोट्स के साथ आइए नाजरीन, अब हम आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आज हम आपके दरमियान सबक पेश करने वाले हैं 7वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 14, जिसका उन्वान है आओ हम माहौल बचाएं। आओ हम माहौल बचाएं में दरअसल एक संगीन मसले के मुतालिक गुफ्तगू की गई है और इसमें वाज़ह किया गया है कि अभी मौजूदा दौर में जो हमारी बढ़ती आबादी है और पेड़ पौधों की तेज़ी के साथ अंधाधुंध कटाई जो है उसकी वजह से बहुत सारे माहौलियाती दुश्वारियाँ पैदा हो रही है, जिसके सबब तमाम तरह के अमराज और माहौलियाती तब्दीलियाँ भी बेवजह पैदा होती जा रही हैं। इन तमाम की वजूहात के मुतालिक इन सबक के हवाले से हम जानेंगे और इन चीज़ों के इन दुश्वारियों या परेशानियों से निजात पाने के लिए भी तरकीबें सुझाई गई हैं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं।
تو ناظرین آئیے اس سبق کی شروعات کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کرنے کے علاوہ آپ تمام تر ویڈیوز ہمارے پلے لسٹ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی لنک کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے احباب تک اس سبق کے حوالے سے اور دیگر آنے والے جتنے بھی اسباق ہیں ان کی بھی معلومات فراہم ہو جائیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو آپ لائک ضرور کریے گا اور اپنے کوئی مشورے یا سجھاؤ ہیں تو کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے اب بغیر کسی تمہید کے سبق آؤ ہم ماحول بچائیں کے حوالے سے ماحولیاتی مسئلے یا تبدیلیوں کے متعلق جو اس مضمون ہے وہ آپ کے درمیان پیش کر رہے ہیں۔ پہلے تقریری اور تحریری آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، پیڑ پودوں کے متعلق یہ خاص طور پہ ہے جس طریقے سے پیڑ پودوں کے اندھادھند کٹائی اور بڑھتی آبادی کے سبب جو دشواریاں پیش ہو رہی ہے، چاہے وہ ہمارے سائنسی اعتبار سے ہو یا پھر ہمارے معاشرے میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، موسم کے بدلنے میں جو دشواریاں ہو رہی ہے، وقت پہ بارش کا نہ ہونا، پیڑ پودوں کے اندھادھند کٹائی، فصلوں کا صحیح وقت پہ مہیا نہ ہونا، تمام دشواری ہیں جو اس سبق کے حوالے سے سنگین مسئلے کے طور پہ بتائے گئے ہیں۔ تو آئیے پہلے میں واضح طور پہ اس سبق کے حوالے سے آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں مضمون آؤ ہم ماحول بچائیں۔ ایک عام آدمی کی نظر میں ماحولیاتی مسئلہ بھی ایک سائنسی مسئلہ ہے، یعنی جو ہمارے معاشرے کی دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دراصل سائنس کے نظریے سے بھی بہت خاص ہے اور اس پہ سائنسی تحقیق کی بھی ضرورت ہے تاکہ ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے نپٹارا چھٹکارا پایا جا سکے، جس پر سائنسداں یعنی ویگیانک سائنٹسٹ بحث کرتے رہے ہیں۔ اس کے خیال میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں عام آدمی دلچسپی لے یا جس پر غور و فکر کیا جائے، لیکن ذرا بتائیے کہ کیا ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آج کل کینسر کا مرض اتنی شدت کی اختیار کر گیا ہے، دل کے امراض کیوں عام ہو رہے ہیں، لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، موسموں کا چال چلن بگڑ گیا ہے، برسات کی وہ رتیں اور جھڑیاں کیوں ختم ہو گئی ہیں، دریاؤں کا پانی گندلا اور کنوؤں کا پانی زہریلا کیوں ہو گیا ہے، تازہ ہوا کے وہ جھونکے کہاں چلے گئے جو روح کو شاد کر جایا کرتے تھے، موتی کی طرح شفاف پانی کے وہ قدرتی چشمے کہاں کھو گئے جن کی تہ کا حال اوپر سے ہی نظر آتا تھا۔ یقیناً ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق ہم سے اور ہماری فنا و بقا سے ہے، یعنی زندگی اور موت یعنی فنا و بقا سے ہے، اور اگر اب یہ کہا جائے کہ ان تمام مسئلوں کا سیدھا واسطہ ہمارے بگڑتے ہوئے ماحول سے ہے تو کیا اب بھی آپ ماحولیاتی مسئلے کو محض سائنسی مسئلہ کہیں گے؟ قدرت نے دنیا کی ہر چیز کو ضرورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز دوسرے چیز کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرتی ہے۔ اسے آپسی تعلق کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام ماحولیاتی سائنس ہے، یعنی ایک دوسرے پہ جو ڈیپینڈنٹ ہے، بیلنس بنائے ہوئے ہیں، تمام ہمارے معاشرے میں ماحول میں جو چیزیں پیدا ہیں، جو ایک چیز دوسری چیز کے پہ منحصر ہے، متاثر کرتی ہے، اسے ہی دراصل ماحولیاتی سائنس تحقیق کے نظریے سے بھی دیکھتے ہیں، ماحولیاتی نظریہ یا ڈھانچہ کہہ سکتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں انسان اس تعلق سے نہ صرف بخوبی واقف تھا بلکہ اس کی زندگی ان قدرتی وسائل یعنی وسیلہ کی جمع ہے وسائل کے ارد گرد گھومتی تھی، یعنی ان تمام چیزوں کے اس پہ محوی تھی، جڑی ہوئی تھی۔ وہ پانی کی ذخیروں کے پاس بستیاں قائم کرتا تھا کہ قدرتی پانی سے اسے حاصل ہوتا رہے، جنگلات سے وہ لکڑی، چارہ اور غذا حاصل کرتا تھا۔ زمین وسیع تھی، یعنی بڑی تھی، بڑے تعداد میں پھیلی ہوئی تھی، انسانوں کے لیے رہنے کے لیے مناسب تھی، اور آبادیاں کم تھیں، ان پر دباؤ بڑھا اور ان کے لیے آس پاس میں لڑائیاں شروع ہوئیں۔ کسی ملک کے زرخیز علاقے نے وہاں حملہ کو بلا لیا تو کسی ملک کے جانور و چراگاہیں دشمن کی نظروں میں آ گئیں۔ طاقتور قومیں اور ملک کمزور کے وسائل پر قابض ہو کر انہیں بے دریغ استعمال کرنے لگے۔ قدرتی وسائل پر دوسرا حملہ یوں ہوا کہ صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا۔ یہ تو ایک پہلا مسئلہ تھا کہ
आबादी कम होने के बावजूद अपने मवेशियों को या ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए नदियों और दरियाओं के किनारे में आबाद लोग फिर अपने ज़रख़ेज़ ज़मीन यानी पैदावार के एतबार से दूसरे पे हमलावर हुए और फिर वहाँ की चीज़ों को ज़ब्त किया, शामिल किया। लेकिन एक सबसे बड़ा जो संगीन मसला ये आ गया कि इन तमाम चीज़ों के अलावा जब आबादी बढ़ती गई तो उसमें सनती इनकलाब से मुराद है कि औद्योगिक क्रांति, यानी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक पैदा की जाने लगी बड़ी तादाद में। उसकी वजह से भी लोगों को दुश्वारियाँ पेश हुई। मशीनों की मदद से अगरचे पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और ऐसा ज़रूरी भी था क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस इजाफे ने कच्चे माल की मांग और भी बढ़ा दी। यानी किसी चीज़ की पैदावार ज़्यादा करने के लिए उसकी कच्चे माल या उसकी ज़रूरियात से जुड़े हुई चीज़ों को ज़्यादातर खपत में लानी होगी, इस्तेमाल करना होगा। जहाँ कागज़ बनाने के लिए कारखाने लगे वह इलाके जंगलात से पाक हो गए, चूँकि लकड़ियों के ज़रिए ही कागज़ के चीज़ें लुगदी तैयार की जाती हैं, क्योंकि तमाम लकड़ियों का कागज़ बनाने की नज़र हो गई। जहाँ किसी धात साजी का काम होता तो वहाँ इतनी खोदी गई कि तमाम चीज़ें खुद ब खुद बंजर बना दी गई। धात साजी के माने ज़मीन से चीज़ें निकालना, खनिज पदार्थ का प्राप्त करना। तो ज़मीन खुदाई होने लगी, बंजर का हो गया, फिर वहाँ पे पैदावार कम होने लगी। वक्त के साथ साथ नई तरक्कियात होती गईं और इंसानी ज़िंदगी पर मशीनों की गिरफ्त बढ़ती गई। इसका नतीजा ये हुआ कि जो कुदरती तवाज़ुन दुनिया में रहने वालों के दरमियान था वह बर्बाद हो गया। तवाज़ुन के माने बैलेंस जिसको कहते हैं, ठीक है ना, संतुलन। तो वो तमाम तर चीज़ें, जब किसी चीज़ की पैदावार ज़्यादा हुई, खपत ज़्यादा होने लगी, उसका इस्तेमाल बढ़ गया, तो फिर उसकी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें जो अशिया थीं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में आने लगी और इस तरीके से जो रोज़मर्रा की माहौलियाती तब्दीलियाँ थी उसमें बड़ी ही बेजा दुश्वारी पेश आने लगी। इंसान के इर्द गिर्द उसके अहम तरीन साथी ज़मीन, हवा, पानी, जंगलात और दीगर जानदार हैं। यही उसका माहौल कहलाते हैं। यानी हमारे करीब में, हमारे आसपास में जो चीज़ें मुनहसर हैं, पाई जाती हैं, मौजूद हैं, वही माहौल है। इन सभी का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ भी है। अगर ज़मीन ख़राब हो गई तो इंसान उससे मुतासिर होगा, और अगर इंसान का रवैया ज़मीन के तईं बिगड़े तो ज़मीन ख़राब होगी। इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर के आने से इस आपसी ताल्लुक़ को तहस नहस कर दिया। कारखानों और फैक्ट्रियों ने न सिर्फ ये कि कच्चे माल की शक्ल में कुदरती वसाइल को बेतहाशा इस्तेमाल किया, बल्कि उनसे निकलने वाले जहरीले मादे ने हवा, पानी और ज़मीन को जहरीला करना शुरू कर दिया। कारखानों की चिमनियों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और गैसों ने हवा को आलूदा कर दिया। आलूदा के माने होता है प्रदूषित, पोल्यूटेड। जब फैक्ट्रियां और गाड़ियां कम थीं तो फ़िज़ा में कम गैसें खारिज होती थीं, यानी आसमान की जानिब में हमारे खला में कम गैसों का आदान प्रदान होता था, जाती थी, और ये थोड़ी सी मकदार बहुत जल्द हवाएं घुल मिलकर इतनी हल्की हो जाती थी कि इस जहरीलापन ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, यानी अलग है, विभिन्न है, मुख्तलिफ, विपरीत है। अब इतनी ज़्यादा मकदार में गैसें हवा में खारिज होती हैं कि उनका फैलना और तहलील होना नामुमकिन है, यानी घुलना, यानी एक गैसें दूसरी गैसों में मिलके अपना वजूद ख़त्म कर देती हैं। तो जो शुरुआती दौर में जब आबादी कम थी तो उस वक्त में कम जहरीली गैसें निकलती थी जो इंसानी जिस्म और बाकी चीज़ों पे नुकसानात डाल सकती थी, असर कर सकती थी, तो वो उसमें घुल के अपनी वजूद को ख़त्म कर देती हैं और यकीनी तौर पे उसका कोई नतीजा अखज़ नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, ज़रूरियात के मुताबिक कल कारखाने, मोटर गाड़ियाँ निकली, फिर वो धुओं का अंबार फैलता चला गया। नतीजा ये है कि ये तमाम जहरीली गैसें ख़तरनाक हद तक हवा में जमा हो रही हैं। शहरी और सनती इलाक़ों के ऊपर ये गैसें एक गिलाफ के मानिंद छाई रहती हैं। ऐसी हवा में जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सब कीमियाई मादे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। कीमियाई मादे यानी अवशिष्ट पदार्थ जिसको कहा जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे कारखानों और मोटर गाड़ियों से खारिज होने वाली गैसों में ज़्यादा मकदार कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की होती है।
इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारी कुदरती माहौल के लिए मुज़िर है, मुज़िर यानी नुकसानदह हैं। इनमें से कुछ गैसें तेज़ाब की शक्ल में ज़मीन पर वापस आती हैं, यानी जो मोटर गाड़ियाँ और कल कारखानों से धुएँ निकलते हैं वो आसमान में जाने के बाद फिर वापस ज़मीन के जानिब चली आती हैं, जो हमारे जिस्म के तमाम तरह असरात डालती हैं, सामानों पे, पेड़ पौधों पे और मकानों पर भी दुश्वारियाँ पैदा करती हैं। ऐसी बारिश को तेज़ाबी बारिश कहा जाता है और कई ममालिक को इन बारिशों का तजुर्बा हो चुका है और हो भी रहा है। तेज़ाबी बारिश के सबब सबसे अहम वजह सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है। फ़िज़ा में इस गैस की ज़्यादती ख़तरे की घंटी है, क्योंकि तेज़ाबी बारिश न सिर्फ ये कि पेड़ पौधों और जानदारों को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि उनसे इमारतें और दीगर सामान भी मुतासिर हो जाते हैं। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले कशाफत यानी आलूदगी से हवा को मुतासिर किया है, तो कारखानों की आलूदगी हवा के अलावा पानी और ज़मीन को भी ख़राब करती है। जब कारखाने कम थे तो उनकी आलूदगी पानी में तहलील हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे कारखानों की तादाद में इजाफ़ा होता गया, पानी में आलूदगी बढ़ती गई। आज ये हाल है कि किसी भी दरिया को हम पूरी तरह साफ़ और सेहतमंद नहीं कह सकते। किसी का पानी सड़ रहा है तो किसी का पानी रंगीन हो गया है, किसी में कचरा बहुत है तो किसी के पानी में तेज़ाबियत यानी वो चीज़ें जो इंसानी जिस्म या अंदरूनी मादे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इतनी है कि इसमें रहने वाले सभी जानदार हलाक हो चुके हैं। हवा और पानी की गंदगी को काबू में रखने के लिए कुदरत ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। ज़मीन के सीने पर फैले हुए जंगलात ये काम बखूबी अंजाम देते हैं। हवा की आलूदगी को दरख्त और दीगर पौधे जज़्ब कर लेते हैं, यानी हवा में जो भी प्रदूषित चीज़ें यानी वो गैसें जो इंसानी जिस्म और बाकी चीज़ों पे आलूदगी या अपना मुतासिर कर सकती हैं, ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों को पेड़ पौधे जो है बड़ी तादाद में, अगर जंगलात की बात करें तो वो जज़्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं और उनसे खारिज होने वाली ऑक्सीजन गैस हवा के जहरीलेपन को भी ख़त्म कर देती है। ताहम अफसोस की बात यह है कि जंगलात भी इंसान की दस्तरस से महफूज न रहें। कहीं पर रिहाइश गाह के जंगलात को साफ़ किया गया तो कहीं खेती बाड़ी के लिए जंगलात काटे गए या फिर कारखानों और फैक्ट्रियों को कायम करने के लिए जंगलात को ख़त्म किया गया। इन सब बातों का नतीजा ये हुआ कि ज़मीन का ये हरा गिलाफ उतरने लगा, जिसकी वजह से आलूदगी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। भला हम में से कौन है जिसे अपनी सेहत अजीज़ न हो? तो फिर ये बेहसी कैसे है? हम क्यों इंतज़ार करें कि जब चेकिंग और चालान शुरू हो तभी हम अपनी गाड़ियों और कारखानों को दुरुस्त करें? अगर हमको अपनी सेहत प्यारी है और अपने आसपास की फ़ज़ा सेहत मंद रखनी है तो हमें ये बेहसी और लापरवाही छोड़नी होगी, वरना यकीन करें कि हम अपने आसपास ऐसी जहरीली फ़िज़ा और माहौल पैदा कर देंगे जिसमें हम कभी मुस्कुरा न सकेंगे और शायद अगली नस्ल की मुस्कुराहट तो देख भी न सकेंगे। बहुत ही अच्छी और संगीन मसले पे ये मज़मून आपके दरमियान शामिल थी, जो सबक 14 के हवाले से आओ हम माहौल बचाएं हैं। तो आपने मुकम्मल तौर पे इस मज़मून को देखा। इसमें मश्क के तौर पे पढ़िए और समझिए में मुश्किल अल्फाज के मानी दिए गए हैं। गौर करने की बातें इस मज़मून के हवाले से मुख्तसर तौर पे वाज़ह किया गया कुछ बातें। सोचिए और बताइए में सवाल व जवाब हैं। हमें अपने माहौल को बचाने के लिए क्या क्या इक़दामात करने चाहिए? माहौल बचाना क्या सिर्फ साइंसदानों का ही काम है या हर शहरी का? मुख्तसर बताइए। हमारे माहौल को कौन कौन सी चीज़ें आलूदा कर रही हैं? खाली जगहों को पुर करिए और नीचे लिखे हुए जुमलों को गौर से पढ़िए। ये दरअसल फ़ेल मजहूल के मुतालिक बात की गई है, जिसमें फ़ाइल गैर मालूम होता है, जिसमें फ़ाइल नहीं आता है। फ़ाइल के माने करता, ठीक है, सब्जेक्ट न आए। जैसे उन पर दबाव पड़ा, किन पर है ये ज़ाहिर नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस तरह के थे। आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई, किन के बीच हुई?
किन दो लोगों के बीच हुई ये ज़ाहिर नहीं हो पा रहा है, इसमें फ़ाइल नहीं दिया गया है, तो ऐसे जुमले को फ़ेल मजहूल कहा जाता है। उसके मुतालिक भी हम आपको बयान करने वाले हैं। इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मंदरजातिल अल्फाज से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज करके जुमलों में इस्तेमाल करिए, यानी पहले तो इनका मुज़क्कर अगर है तो मुअन्नस तलाश करना है, उसके बाद जुमलों में लाना है। थोड़ा मुश्किल है, यकीनी तौर पे आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, इन सवालों के जवाब भी दीजिए। सनती इनकलाब से हमारे कुदरती वसाइल किस तरह मुतासिर हुए हैं तफसील से समझाइए। तेज़ाबी बारिश किसे कहते हैं, इसके असबाब पर रोशनी डालिए। और तीसरा सवाल है, हमारे कारखानों और मोटर गाड़ियों से ज़्यादातर कौन सी गैसें खारिज होती हैं। मंदरजातिल अल्फाज की ज़िद यानी उल्टा लिखिए। क़दीम, शाद, राहत, ज़रख़ेज़, खारिज और मुज़। और नीचे लिखे अधूरे जुमले को उनके साथ दिए गए अल्फाज के ज़िद से मुकम्मल करना है, यानी जो अल्फाज दिए गए हैं उनकी ज़िद से ये मुकम्मल करना है। थोड़े से मुश्किल है लेकिन यकीनी तौर पे आप देखेंगे बखूबी। ख़ुद करने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को पेड़ पौधे लगाने, आलूदगी कम करने, गाड़ियों और कारखानों की जहरीली गैसों को दूर करने के लिए ताकीद कीजिए और एक पोस्टर बनाइए जिस पर मुख्तलिफ़ रंगों से लिखिए, आओ हम माहौल बचाएं, बच्चों की मुस्कान बचाएं, आओ हम माहौल सजाएं, बच्चों की मुस्कान बचाएं। आइए अब नाज़रीन, जिसका बेसब्री से इंतज़ार हम सभी को रहता है कि जो भी मज़मून आपके दरमियान पेश की जाती है उसकी बखूबी तौर पे ख़ुलासा हो या तशरीह हो तो वो आपके दरमियान लाएँ, ताकि आपको मज़मून को समझने में बखूबी तौर पे कहीं कोई दुश्वारी न हो। तो इस आओ हम माहौल बचाएं सबक 14 के हवाले से ख़ुलासा पहले आप देख लें। ये जो मज़मून है मोहम्मद असलम परवेज़ की लिखी हुई है। माहौलियाती मसला एक बहुत ही संगीन मसला है। माहौलियाती तब्दीलियों के सबब ही कई इमराज आम हो रहे हैं, यानी फैल रहे हैं। मौसमों का चलन बहुत बिगड़ गया है। दरियाओं का पानी आलूदा और कुओं का पानी जहरीला हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सबक के हवाले से है कि कुदरत ने दुनिया की हर चीज़ को ज़रूरत के एतबार से एक दूसरे से जोड़ रख दिया है। क़दीम ज़माने में इंसान पानी के ज़ख़ीरों के करीब अपनी बस्तियां कायम करता था। जंगलात से वह लकड़ी, चारा और कागज़ हासिल करता था। आगे है, रफ्ता रफ्ता सनअती इनकलाब यानी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रांति ने इंसान को मशीनों से रोशनास कराया, जिससे कच्चे माल की मांग और भी बढ़ गई। फिर इलाके जंगलात से पाक हो गए, यानी जंगलों को पेड़ पौधों की कटाई शुरू हुई और वो पाक व सफाफ हो गए। ठीक है, इंसान के इर्द गिर्द तमाम अहम तरीन अशिया ज़मीन, हवा, पानी, जंगलात और दीगर जानदारों के मिलने से ही माहौल की बुनियाद पड़ती है। इसके बाद है, इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर की आमद ने माहौलियाती ताल्लुकात को तहस नहस कर दिया है। अगले मरहले में देखते हैं, कारखानों की चिमनियों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और गैसों ने हवा को आलूदा कर दिया है। दिन ब दिन ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जा रही है। फिर अगले मरहले में है कि कारखानों और मोटर गाड़ियों से खारिज होने वाले जहरीली गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार बढ़ने से गैसें तेज़ाब की शक्ल में ज़मीन पर वापस आ रही हैं। ऐसी बारिश को तेज़ाबी बारिश कहा जाता है। ये पेड़ पौधों और जानदारों को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। हवा और पानी की गंदगी को काबू में रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले आलूदा पानी को नदियों या दरियाओं में न बहाया जाए। नदियों और इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। नदियों के किनारे माफ़ करिएगा, और इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। ऐसे करने से हम आलूदगी से बच सकते हैं और अपने माहौल को सेहतमंद रख सकते हैं। आइए अब सबक के हवाले से मुश्किल अल्फाज, साथ ही कुछ ऐसे अल्फाज के मुश्किल अल्फाज आप इस सबक से मुतालिक मैंने तहरीर किया है ताकि जो सबक में आपको थोड़ी सी दुश्वारी पैदा कर सकते हैं, यकीनी तौर पे समझना चाहिए। आइए मुश्किल अल्फाज के मानी यानी पढ़िए और समझिए। खाम यानी कच्चा, धात साजी यानी धात बनाना, कानकनी यानी कान खोदना, मकी यानी मकान में रहने वाला, रिहाइश पजीर, अतहलील होना यानी घुल जाना, कसाफत यानी गंदगी या मैल कुचैल,
आलूदगी यानी गंदगी, शाद यानी खुश, खारिज होना यानी बाहर निकलना, मुज़िर यानी नुकसानदह, और फ़ना व बक़ा यानी मरना और जीना, मुतासिर यानी असर कबूल करने वाला, वसी यानी चौड़ा या कुशादा, वसाइल यानी ज़राया या वास्ते, दरीग यानी रंज या अफसोस, रोशनास जान पहचान वाला, तवाज़ुन यानी मुनासिब बराबरी जिसको बैलेंस कहा जाता है, संतुलन, तहलील यानी घुलना या हलाल होना, और दस्तरस यानी रसाई या पहुँच। तो इस तरीके से आपने देखा। आइए अब सबक के हवाले से इस मुश्किल अल्फाज के बाद अब हम सवाल व जवाब की जानिब चलते हैं। और पहला सवाल है, हमें अपने माहौल को बचाने के लिए क्या क्या इक़दामात करनी चाहिए? तो जवाब है, हमें अपने माहौल को बचाने के लिए मंदरजा झैल इक़दामात करने चाहिए। पहला है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। दूसरा, ज़रूरत के मुताबिक ही मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, पानी का अखराज यानी ख़र्च करने की ज़रूरत के मुताबिक ही करनी चाहिए। चौथा, कारखानों से निकलने वाली गंदगी को नदियों, तालाबों और दरियाओं में नहीं बहाना चाहिए। अगला सवाल है, माहौल बचाना क्या सिर्फ साइंसदानों का ही काम है या शहरी का? मुख्तसर बताइए। जवाब, माहौल बचाना सिर्फ साइंसदानों का ही काम नहीं है बल्कि शहरियों की भी जवाबदेही है। शहरी अपने माहौल को सेहतयाब बनाने के लिए समाज के दानिश्वर और साइंसदानों की मदद ले सकते हैं। शहरियों की जिम्मेदारी है कि वह अपने माहौल को खुशगवार बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं सवाल और जवाब को। आइए अब तीसरा सवाल है, हमारे माहौल को कौन कौन सी चीज़ें आलूदा कर रही हैं? जवाब, हमारे माहौल को कारखानों से निकलने वाली गंदगी, मोटर गाड़ियों के धुएँ, बढ़ती आबादी, पेड़ पौधों की कटाई, सनअती इनकलाब वगैरह चीज़ें आलूदा कर रही हैं। अब है, खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से भरिए। इंसान के इर्द गिर्द उसके अहम तरीन खाली जगह ज़मीन, हवा और पानी हैं। तो दोस्त, दूसरा है, माहौलियाती मसला भी एक खाली जगह है, साइंसी मसला। ठीक है, तीसरे में है, बच्चों की खाली जगह बचाएं। तो क्या? मुस्कान। चलिए आइए अब क़वायद के कुछ आंसर भी इसमें शामिल हैं, उसको देखते हैं। फ़ेल मजहूल, ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ वह चीज़ या शख्स मालूम हो जिस पर असर हुआ है और काम करने वाला यानी फ़ाइल न मालूम हो तो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। यानी जिसमें कर्ता नहीं हो, सब्जेक्ट नहीं हो, फ़ाइल नहीं शामिल हो, उसे फ़ेल मजहूल कहेंगे। वैसे जुमले को मसलन, उन पर दबाव बढ़ा, ख़त सुनाया गया, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई। अब सबक के हवाले से 3 मिसालें देनी हैं। तो पहला है, शदरकारी के लिए मंसूबे बनाए गए। दूसरा, बेहतर इंतज़ामात किए गए। और तीसरा है, आपस में गुफ्तगू की गई। इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज हैं सेहत, फ़िज़ा, गैस, तवाज़ुन, मशीन और मक्की। सेहत का जुमला है, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। फ़िज़ा, कश्मीर की फ़िज़ा बेहद खुशगवार है। गैस, इंसान के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत मुफीद है। तवाज़ुन, पेड़ पौधे माहौल में तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। मशीन, रोबोट मौजूदा दौर में अहम मशीन है। मकी, अपने मकान के हिफाजत का ज़िम्मा खुद मकी पर है। ठीक है, तो इस तरीके से जुमले भी हमने देख लिया है। आइए अब मंदरजा झैल अल्फाज से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज तलाश करके जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहले मुज़क्कर और अगर है तो उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको तरतीब दिया है। बखूबी आप देख लें, इतने ही अल्फाज हैं। देखिए, पहला है मर्ज़, तो ये क्या है? मुज़क्कर है। तो इसके मुअन्नस तलाश करने हैं, तो मुतरादिफ अल्फाज भी हों जो हम मिलते जुलते हों। तो इसका बीमारी, मसला यानी ये मुज़क्कर है तो उसकी परेशानी मुअन्नस है। बहस,
यानी मुअन्नस, मुनाजरा यानी बातचीत गुफ्तगू बड़े पैमाने पे भी हो सकती है, तो ये मुज़क्कर है। फ़िक्र यानी मुअन्नस है और ध्यान मुज़क्कर है। तकलीफ़ मुअन्नस और दुख मुज़क्कर, वसीला मुज़क्कर, हिमायत मुअन्नस। तो इस तरीके से आपने मुज़क्कर और मुअन्नस की निशानदही की। अब आइए इन्हीं अल्फाज के मुतालिक जो बाद में इस्तेमाल हुए हैं इन अल्फाज के लिए मुज़क्कर या मुअन्नस, उससे जुमले की तरतीब देखते हैं। जुमले की तरतीब इस तरीके से है, ठीक है। तो पहला है बीमारी, परेशानी, मुनाजरा, ध्यान, दुख और हिमायत। आइए अब जुमले की तरतीब को समझते हैं। बीमारी से जुमला है, बीमारी के सबब इंसान कमज़ोर हो जाता है। परेशानी, हमें परेशानी में घबराना नहीं चाहिए। मुनाजरा, नाइत्तफ़ाक़ी को दूर करने के लिए मुनाजरा मुनक़्क़िद हुआ। नाइत्तफ़ाक़ी यानी भेदभाव, आपस में टकराव। ध्यान, हमें वालिदैन की बातों पर ध्यान देना चाहिए। दुख, नेक इंसान दुख में इत्मीनान रखते हैं। हिमायत, सियासत में हिमायत की सख्त ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आपने मुज़क्कर और मुअन्नस के बाद इससे मुताल्लिक जुमले को देखा। आइए अब आगे देखते हैं। अब पहला सवाल व जवाब के सिलसिले में है। फिर पहला सवाल है, सनअती इनक़लाब से हमारे क़ुदरती वसाइल किस तरह मुतासिर हुए हैं, तफसील से समझाइए। जवाब है, सनअती यानी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सनअती इनक़लाब से मुराद कारखानों के ज़रिए से बड़ी तादाद में पैदावार में इजाफ़ा करने या होने से है। सनअती इनक़लाब के सबब इंसान की ज़रूरत कम हो जाती है और मशीनों से लोगों का सामना होता है। बढ़ती आबादी के लिए ज़रूरी अशिया को मुहैया कराने के लिए कच्चे माल की मांग बढ़ा दी है। कच्चे माल की ज़रूरत को पुर करने के लिए जंगलात को साफ़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे कुदरती वसाइल मुतासिर हो रहे हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। तेज़ाबी बारिश किसे कहते हैं, इसके असबाब पर रोशनी डालिए। जवाब है, कारखानों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैसों में सबसे ज़्यादा मिक़दार कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। हमारे कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें तेज़ाब की शक्ल में ज़मीन पर वापस आती हैं। ऐसी बारिश को तेज़ाबी बारिश कहते हैं। तेज़ाबी बारिश के सबब पेड़ पौधे, जानदारों, इमारात और दीगर सामान भी मुतासिर हो रहे हैं। तीसरा सवाल है, हमारे कारखानों और मोटर गाड़ियों से ज़्यादातर कौन सी गैसें खारिज होती हैं। तो जवाब है, हमारे कारखानों और मोटर गाड़ियों से ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसें खारिज होती हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। मंदरदा झैल अल्फाज की ज़िद यानी उल्टा बनाइए, बताइए। क़दीम, तो इसकी ज़िद है जदीद। शाद, नाशाद, शाद के माने खुश। राहत, तकलीफ़। ज़रखेज़ यानी उपजाऊ, तो इसका अपोजिट होगा उल्टा विपरीतार्थक, बंजर। खारिज यानी बाहर निकलना, तो दाखिल। मुज़िर यानी नुकसानदा, तो इसका हो जाएगा मुफीद। नीचे लिखे अधूरे जुमले को उनके साथ दिए गए अल्फाज की ज़िद से मुकम्मल कीजिए। हालांकि ये चीज़ें रिपीट हो गई, आप देखेंगे अल्फाज बिल्कुल सेम है और इसका ज़िद यानी कि जो मैंने बाद में लिखा है ना ज़िद, उसी से जुमले तरतीब देने हैं, आप देखेंगे, ठीक है। तो जदीद, नाशाद, माफ़ करिएगा, उसके मुकम्मल करना है, उसके खाली जगहों को पुर करना है ज़िद से। गौतम बुद्ध पार्क खाली जगह तर्ज तामीर का नमूना है, तो क़दीम का जिद क्या था, जदीद, तो जदीद होगा। नाकामी इंसान के दिल को खाली जगह करती है। शाद यानी खुश नहीं, तो इसका हो जाएगा नाशाद। उसकी बदसलूकी ने मुझे बहुत
राहत दी, नहीं गलत है, उसका ज़िद है तकलीफ़। रेगिस्तान की ज़मीन ज़रखेज़ होती है, नहीं बंजर होती है। वह पिछले दरवाजे से खारिज हुआ, नहीं सही जो ज़िद है वो दाखिल हुआ। अब देखिए, ताज़ा हवा सेहत के लिए मुफीद होती है, ठीक है ना। तो ये क्या था, किसका, ठीक है, मुज़िर का मुफीद ज़िद। इस तरीके से इस सबक के हवाले से नाज़रीन आपने तमाम तर सवालात व जवाबात को देखा, जिसमें मुश्किल अल्फाज के माने, सवाल व जवाब और फ़ेल मजहूल, खाली जगहों को पुर करना, जुमले तरतीब देना, ज़िद बनाना वगैरह तमाम तर चीज़ें शामिल की गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिलसिलेवार वीडियो अपलोड कर रहे हैं और बखूबी तौर पे आपको उससे तमाम तरह इस्तिफ़ादा हासिल कर पाने में सहूलियत होगी। और इस वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा ताकि दूसरे अहबाब तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव या मशवरे हैं तो कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर।